अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे, हँस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे और एपिसोड का वेट कर रहे होंगे। तो चलें शुरू करते हैं। रगाव सामने आकर बैठा। खिज़र खामोशी से बैठा था जबकि रगाव न जाने क्या-क्या बोल रहा था। वो बस किसी भी तरीके से दुबई में एक बहुत बड़ी मिक़दार में ड्रग्स लाना चाहता था, जिसके लिए दुबई के डॉन की इजाज़त होना ज़रूरी थी और खिज़र इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे सकता था। जबकि सामने बैठा रगाव एहसान जता रहा था किस तरह इसने उसे दुबई दुबई का डॉन बनाया है, इसी के खिलाफ बोल रहा है और वो इसी के खिलाफ बोले जा रहा है। वो कब से बैठा यही सारी बातें कर रहा था जबकि खिज़र बिल्कुल खामोश बैठा हुआ था, जैसे वो इस चीज़ के बारे में बात करना ही ना चाहता हो। वो जानता था जब तक इसकी मर्ज़ी नहीं होगी यहाँ कुछ नहीं हो सकेगा और वो हरगिज़ दुबई को बर्बाद होने नहीं दे सकता था। इसने हुकूमत करने के लिए दुबई की कुर्सी चुनी थी। अगर दुबई के सारे लोग ही गुमराही के रास्ते पे चले जाएंगे, ड्रग्स और ज़िना के रास्ते पे चले जाएंगे, तो वो हुकूमत किस पे करेगा? अगर कोई भी नॉर्मल इंसान इसके सामने होगा ही नहीं तो इसके डॉन बनने का क्या फ़ायदा? खिज़र, ये लोग बहुत ख़तरनाक हैं, तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे। तुम्हें ये सब कुछ आम लग रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। ये काफ़ी उलझी हुई चीज़ें हैं। तुम ये मत सोचो कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ, आगे भी बहुत कुछ है, मेरे पीछे भी बहुत कुछ है। तुम दुबई ही क्यों, तुम कहीं और भी तो शुरू कर सकते हो। ये ड्रग्स जो तुम यहाँ लाना चाहते हो कहीं और ले जाओ। तुम्हारे पास और बहुत बड़े-बड़े ममालिक हैं जहाँ पर तुम ये सब कुछ कर सकते हो, दुबई क्यों? क्योंकि असल खौफ की तहरीक दुबई से शुरू होती है। यारम काज़मी का खौफ मिटाना होगा। यारम काज़मी का नहीं, रगाओ दुबई के डॉन का खौफ मिटाना होगा। यानी कि तुम मेरे पावर में आने से पहले ही मेरे पावर को ख़त्म कर देना चाहते हो और तुम्हें लगता है इस मामले में तुम्हारे साथ दूंगा। तुम्हें अंडरवर्ल्ड की हुकूमत चाहिए थी, वो तुम्हारे पास है, लेकिन मुझे दुबई पे हुकूमत करनी है, इसलिए मेरी तरफ से तुम इनकार समझो। वो जैसे ही बात ख़त्म कर गया था अचानक इसका फ़ोन बजा। इग्नोर मत करो इस कॉल को, बहुत ज़रूरी है ये कॉल तुम्हारे लिए। तुम्हें लगता है ये सब कुछ आसान है, लेकिन ये आसान नहीं है खिज़र, ये बहुत मुश्किल है। वो उसे देखते हुए अजीब अंदाज में बोला तो खिज़र ने जल्दी से अपने फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ाया था। रगाव का अंदाज बता रहा था कि सच में सब कुछ बहुत ही मुश्किल साबित होने वाला है। सर, हॉस्टल में फायरिंग हुई है, सुनने में आया हॉस्टल में किसी अंडरवर्ल्ड माफिया की लड़कियां हैं। यहाँ हॉस्टल में बहुत बुरी तरीके से फायरिंग की गई है। न जाने डॉन की बेटियां कौन हैं, लेकिन यहाँ आपकी बच्चियां बहुत ज़्यादा डर गई हैं। पुलिस उन्हें ले जा रही है। फ़ोन पर कोई बंदा उसे इन्फॉर्म कर रहा था जबकि वो सामने बैठा रगाव को देख रहा था, जो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इस पर निगाहें जमाए हुए था। क्या हुआ, तुम्हारी बेटियां तो ठीक है ना? इन्हें गोली तो नहीं लग गई? मैंने मना भी किया था, लेकिन लोगों ने फिर भी अपनी ही की। मैंने तो कहा ना, मेरी नहीं चलती इन लोगों पे। वो लोग अपनी मर्जी के मालिक हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, जिसको चाहे मार सकते हैं, जिसे चाहे उसे बचा सकते हैं। तुम्हारी मासूम बेटियां तो फजूल में बीच में पिस गई हैं, इनका तो कोई कसूर भी नहीं था। मैंने मना भी किया था, बताया था मासूम बच्चियां हैं, हमारा इनके साथ कोई लेना देना नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। हमारा सारा सिस्टम खिज़र के साथ है। खिज़र हमारा दुश्मन नहीं बल्कि हमारा दोस्त है। दुबई का डॉन बन गया है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमारे रास्ते में रुकावट डालेगा। लेकिन नहीं, वो लोग मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अब तुम यहाँ से तब तक नहीं जा सकते जब तक तुम इन पेपर्स पर साइन नहीं करोगे। हमें लीगल परमिशन चाहिए तुम्हारी तरफ से। तुम तो जानते हो दुबई का लीगल डॉन इलीगल काम भी लीगल के तरीके से करता था। तो जब तक तुम इन पेपर्स पर साइन नहीं करोगे तब तक कहीं नहीं जा सकोगे। वो उसे देखते हुए बोला तो खिज़र, जो अपनी कुर्सी से उठा था, वापस बैठते हुए अपने मोबाइल उठाने लगा। इसने जल्दी से लैला के नंबर पर कॉल की थी, जो दूसरी तरफ से फ़ौरन ही रिसीव कर ली गई थी। महर और अनायत के हॉस्टल पर फायरिंग हुई है, जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचो और उन दोनों को वहाँ से निकाल लेकर निकलो। मैं लोकेशन सेंड कर रहा हूँ। तुम्हें इसने कहकर फ़ोन बंद कर दिया। दूसरी तरफ से लैला ने क्या कहा इसने सुना नहीं था। हाँ, सामने बैठा आदमी उसे खतरनाक लग रहा था। इसे यारम काज़मी को मारने में एक लम्हा लगाया था, तो इसकी बेटियों को मारने में कितना वक्त लगा था? कहाँ साइन करना है, इसने गुस्से से पूछा। जब गाँव ने फ़ौरन ही फाइल निकालकर इसके सामने रखी। खिज़र ने जल्दी से पेपर्स पे अपने साइन करते हुए मामला रफा दफा किया था। हाँ, जो भी था, वो अपनी फैमिली पर रिस्क नहीं ले सकता था। वो दुबई के लिए अपनी बेटियां नहीं मार सकता था। दुबई की हुकूमत लाख अजीज थी, लेकिन उसे अपनी बेटियों से ज़्यादा दी अज़ीज़ और कुछ नहीं था। वो जितना जल्दी हो सके अपने घर पहुंचा था। घर आते इसकी पहली नज़र सोफ़े पे बैठी लैला पर पड़ी, जबकि उसकी दोनों बेटियां सामने बैठी थी। वो बहुत खौफज़दा लग रही थी। यकीनन हॉस्टल में होने वाली फायरिंग ने उन्हें डरा दिया था। ये फायरिंग क्यों हुई थी ये खिज़र समझ चुका था। वो लोग अपना काम करवाने के लिए सीधा-सीधा इसकी फैमिली को टारगेट कर रहे थे। अनायत, महर, मेरी बच्चियाँ, तुम लोग ठीक हो? वो अंदर दाखिल हुए, ज़मीन पर बैठ गया। वो दोनों भागते हुए इसके आकर इसके सीने से लगी। बाबा, वहाँ बहुत ज़ोर से फायरिंग हुई थी, इतनी चीखें थी, हम लोग बहुत चिल्लाए। इतने ज़्यादा लोग थे वहाँ पर, टीचर ने हमें देखने नहीं दिया। इतनी बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ आई थी वहाँ पे। वो सब लोग हाथ में रिवॉल्वर पकड़े फायरिंग कर रहे थे।
आपको पता है वहाँ किसी की डेथ भी हो सकती थी। हॉस्टल की एक टीचर को गोली भी लगी है, पता नहीं वो ठीक होंगी कि नहीं। महर परेशानी से उसे सब कुछ बता रही थी, जबकि वो इन दोनों को अपने सीने से लगा इस ट्रॉमा से निकालने की कोशिश कर रहा था। लैला सिर्फ घर पर लाकर बिठा दिया था, किसी तरह की हमदर्दी के अल्फाज या हौसला नहीं दिया था। खिज़र उन दोनों को संभालते हुए रिलैक्स करने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। खिज़र ने बहुत मुश्किल से इन दोनों को संभाला, फिर उन्हें इनके कमरे में ले जाकर थोड़ी देर में सुला दिया। वो बाहर निकला तो लैला अब भी वहीं सोफे पर बैठी हुई थी। उसे इस वक्त लैला की लापरवाही पर गुस्सा आ रहा था। वो इस वक्त गुस्सा थी, नाराज़ थी अलग बात थी, लेकिन महर और अनायत सिर्फ खिज़र की बेटियां तो ना थी। कम से कम वो इन्हें दिलासा तो दे सकती थी, उन्हें बता सकती थी कि उनकी माँ उनके साथ है। लेकिन लैला ने कोई भी हमदर्दी के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। खिज़र को इसकी लापरवाही पे गुस्सा आ रहा था। वो शुरू से ही सख्त दिल थी, लेकिन अपनी बच्चियों की भी परवाह ना हो वो कैसे। और फिर वो तलाक का मुतालबा भी कर रही थी। इस कंडीशन में वो इस तलाक लेने के बाद दोनों बेटियां अपने पास भी रखना चाहती थी। जिस तरह से महर और अनायत डरी हुई थी, वो ऐसी गलती करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट ऑफ दुबई ने कभी भी बच्चियां खिज़र के हवाले नहीं करनी थी, और लैला अगर इस गफलत पर केस कर देती तो इसके लिए अच्छा खासा बड़ा मसला बन सकता था। लैला एक अच्छी माँ नहीं थी और ना कभी बन सकती थी। इस बात का एहसास दिलाना उसे बेहद ज़रूरी था। लैला, बच्चियां इतनी डरी हुई हैं, एटलीस्ट तुम उन्हें संभाल तो सकती थी ना। बस उन्हें हॉस्टल से घर ले आई हो। क्या ये माँ का एहसास है तुम्हें? तुम्हारी बच्चियां दूर थीं, रो रही थी, तड़प रही थी, और तुम तमाशा देख रही थी। वो बेहद गुस्से में बाहर आकर उस पर चीखने चिल्लाने लगा, लेकिन वो रिलैक्स होती खड़ी हुई। हाँ, रियली सॉरी, मुझे अपनी बच्चियों को सहारा देना चाहिए था, लेकिन क्या ऐसा दोबारा नहीं हुआ? कि मैं जानती हूँ कि अब ये रोज़ होगा, हर रोज़ हमारी बच्चियों पर हमला हुआ करेगा, हर रोज़ इनकी जान को ख़तरा हुआ करेगा। जब जब लोगों को पता चलेगा दुबई के डॉन खिज़र अहमद की बेटियाँ यहाँ या वहाँ, लोग उन्हें मारने की कोशिश करेंगे, धमकाएंगे, डराएंगे, न जाने कौन सी गोलियाँ मेरी बच्चियों के सीनों पर लगेंगी और वो दुनिया ही से रुखसत हो जाएंगी। पैनिक मत हो खिज़र, और ना ही मुझ पे चिल्लाने की ज़रूरत है। तुम्हें सच से फ़र्क नहीं पड़ता, इसी बात का दुख है, अफ़सोस होता है तुम्हें और तुम्हारे इन फ़ज़ूल जज़्बात की वजह से। लेकिन मैं हकीकत को बयान करना नहीं छोड़ सकती। तुम दुबई के डॉन बने हो, लेकिन ये आरम काज़मी नहीं बने, जो हर सांस के साथ रूह और याम की तरह हिफाजत करे। यहाँ दुबई में बच्चा बच्चा जानता है खिज़र अहमद की बेटियाँ कहाँ हैं, और तुम इनकी दुबई के में हिफाजत क्या ही करोगे। वही आरम काज़मी था खिज़र अहमद। उनकी नज़र दुबई पर होती थी और दूसरी निगाह अपनी फ़ैमिली पर। अभी तो 4 दिन नहीं हुए तुम्हें कुर्सी संभाले हुए थे, और ये जानलेवा हमले हो रहे हैं। ये तो पूरा अंडरवर्ल्ड है खिज़र अहमद, पूरा अंडरवर्ल्ड एक जंगल है, एक छोटा-सा दुबई का टुकड़ा। क्या कहा था तुमने? मैंने तुम्हारी बेटियों को संभाला नहीं। क्या कहना चाहते थे, और क्या करना चाहिए था मुझे? कि भई दोबारा ऐसा नहीं होगा, तुम लोग बिल्कुल महफूज़ हो, तुम दुबई की डॉन की बेटियाँ हो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं उखाड़ सकता, वगैरह-वगैरह। क्या करना चाहिए मुझे? झूठी उम्मीदें दिलानी चाहिए? उन्हें बताना चाहिए कि उनका बाप बहुत बड़ा डॉन है, उनका बाप बहुत पहुँची हुई चीज़ है। भीख में दिया गया है तुम्हें दुबई। एक छोटा-सा अंडरवर्ल्ड का टुकड़ा तुम्हारे आगे भीख के तौर पे डाला है, ताकि तुम अपना मुँह बंद करके बैठ जाओ। वो लोग अंडरवर्ल्ड पर कब्ज़ा जमा रहे हैं, और तुम्हें अभी तक समझ नहीं है कि तुम्हारा ब्रेन वॉश करके वो लोग अंडरवर्ल्ड पर कब्ज़ा कर चुके हैं, और तुम दुबई की हुकूमत को ही रो रहे हो अभी तक। अरे बेवकूफ़ बनाया उन लोगों ने। दुबई में इल्लीगल चीज़ों में सबसे आगे है, और हर चीज़ की शुरुआत यहाँ से होती है। इसलिए दुबई पर उनका कब्ज़ा होना ज़रूरी था, लेकिन यारम ने दुबई अंडरवर्ल्ड माफ़िया को बहुत पहले ही अपने मुताबिक कर लिया था, कि किसी डॉन तक उनकी हुकूमत जा ही नहीं सकती थी। यारम की टीम के किसी मेंबर को यहाँ परख सकते थे, लेकिन तुम्हें ही क्यों यहाँ हर चीज़ पे पेपर वर्क है? तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर वो कुछ नहीं कर सकते क्या? नहीं, तुम उनके मर्ज़ी के बगैर सांस भी नहीं ले सकते खिज़र अहमद। यारम को हटाकर तुम्हें बनाने की वजह ये है कि तुम उनकी मर्ज़ी के मुताबिक सांस लो, उनकी मर्ज़ी के मुताबिक भौंको, दम हिलाओ। तुम कुत्ते बन चुके हो अपना। किस चीज़ के लिए इनकार किया तुमने? बताओ ज़रा मुझे, किस चीज़ पर साइन करने से इनकार किया होगा? तभी तुम्हारी बेटियों के साथ हुआ है। क्या लगता है तुम्हें डॉन बनकर अपनी मर्ज़ी कर सकोगे? नहीं खिज़र अहमद, यहाँ हर काम पेपर वर्क है। तुम्हें हर चीज़ के लिए सिग्नेचर करने होंगे, और ये लोग वहाँ पर सिग्नेचर करवाएंगे जहाँ वो करवाना चाहते हैं। तुम्हें याद है खिज़र, यारम कहता था अंडरवर्ल्ड एक शतरंज है, और यारम इस शतरंज का राजा है, और राजा की मौत के बाद हर चीज़ तुम्हारे हाथ आ चुकी है, लेकिन तुम पूरी तरह से बेबस हो। वो लोग तुम्हारे साइन के मोहताज हैं, और तुम उनके हर कदम पर एक नई मौत मरोगे, क्योंकि तुम यारम कासमी नहीं हो। तुम खिज़र अहमद हो, जो अपनी फैमिली और को एक साथ लेकर नहीं चला सकते। तुम्हें तैयारी करनी होगी। हर कदम, हर बंदूक पर तुम्हारी बेटियों के सर पे रखेंगे। तुम्हें डॉन बनाने से पहले तुम्हारी कमज़ोरी को जान चुके हैं वो। खिज़र अहमद अपनी बेटियों के लिए जान भी दे देगा। एक सिग्नेचर क्या है, मैं यकीन से कह सकती हूँ, उनके पीछे भी अंडरवर्ल्ड होगा। अंडरवर्ल्ड का राजा कौन? रगाओ।
हाँ वही जिसके कुत्ते तुम बन गए हो। तुम जानते हो यारम और तुम्हें क्या फ़र्क है खिज़र। यारम ने दुबई में होने वाले इन लीगल एक्टिविटीज़ को खुद पर भी हावी नहीं होने दिया। यहाँ दुबई में कुछ भी गलत होने से पहले यारम के साइन चाहिए होते थे। यानी अंडरवर्ल्ड का राजा यारम काज़मी था। पूरे अंडर माफिया में कुछ करवाने के लिए दुबई के डॉन यानी यारम का गुलाम था। उन्होंने तुम्हें हुकूमत नहीं दी खिज़र अहमद, उन्होंने तुम्हें ग़ुलामी दी है। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक साइन और सब कुछ उनकी मर्ज़ी के मुताबिक होगा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें क्यों डॉन बनाया? उन लोगों के पास और कोई नहीं था दुबई की हुकूमत करने के लिए? थे खिज़र अहमद, बहुत थे। लेकिन याराम काज़मी ने अपनी ही टीम के किसी ट्रस्टेड मेंबर को अपने मरने के बाद हुकूमत देनी थी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें डॉन इन लोगों ने बनाया? नहीं खिज़र अहमद, तुम्हें डॉन बहुत पहले ही याराम काज़मी बना चुका था। और तुमने इसके साथ क्या किया? वो उसे आईना दिखाते बोली जा रही थी जबकि खिज़र खामोशी से उसे सुन रहा था। वो लैला की बातों को अपने सर पे सवार नहीं करना चाहता था, लेकिन वो इतना समझ चुका था अब आने वाला वक्त इसके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। वो दुबई का डॉन तो बन गया, लेकिन दुबई को बचाना इसके बस की बात नहीं था। हाँ, वो अपनी बेटियों को अपने सामने मरता नहीं देख सकता था। वो लोग हर दफ़ा इसकी कमज़ोरी को इस्तेमाल कर सकते थे। वो मेहर और अनायात को चाहने के बावजूद भी किसी सेफ जगह पे नहीं भेज सकता था। आने वाला वक्त इसके लिए इम्तिहान था। यारम दुनिया से जा चुका था, लेकिन जाते जाते इसके लिए बड़े मसले बना चुका था। इस वक्त मशवरे देने वाला मनो मिट्टी तले जा सोया था। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बिल्कुल अकेला हो चुका था। आज लैला अपने कमरे में सोई हुई थी जब खिज़र अपनी बेटियों के साथ उनके रूम में था। जब इसका फ़ोन बजा, आधी रात को किसका फ़ोन आ सकता है? जो घड़ी को देखा जो रात के 3:30 बजा रही थी। इसने सीधा होते हुए मोबाइल उठाया तो इसके फ़ोन पर रगाव की कॉल आ रही थी। रगाव उसे आधी रात को क्यों फ़ोन कर रहा है? हाँ रगाव, क्या हुआ? ये टाइम क्यों, इस टाइम क्यों फ़ोन कर रहे हो? खैरियत है ना? इसने परेशानी से कहा। जी, दूसरी तरफ रगाव जैसे फाड़ खाने को तैयार हुआ। धोखेबाज गद्दार आदमी, तुम तो कह रहे थे यारम के बाद इसकी हर तरह के फार्म के मालिक तुम बन जाओगे। तुम्हारे सिग्नेचर मैच क्यों नहीं हो रहे? वो गुस्से से घुराए। क्या मतलब है तुम्हारी बात का? कैसे सिग्नेचर मैच नहीं हो रहे? वो सीधा होते परेशानी से पूछने लगा। खिज़र, मेरे साथ डबल गेम करने की कोशिश मत करो। यारम के हर काम के मालिक तुम हो और यारम के बाद तुम डॉन हो। यारम के बाद हर चीज़ तुम्हारे हाथ में, तो तुम्हारे साइन मैच क्यों नहीं हो रहे? वो फिर से गुस्से से सवाल दोहराया था। रिलैक्स हो जाओ रगाओ, मैं आ रहा हूँ। हो सकता है साइन में कोई मसला आ गया हो, मैं दोबारा से साइन कर दूँगा। इट्स ओके, परेशान मत हो, मैं आता हूँ। ये कहते हुए खिज़र फ़ौरन बिस्तर से निकला। अनाया तब भी ज़्यादा थी। वो नरमी से इसका माथा चूमते दोनों बेटियों को अपने बाहों में भरने लगा। दोनों को उठाए वो अपने कमरे में आया। लैला के साथ इसके पहलू में लौटा तो लैला की आँख खुल गई। मैं एक ज़रूरी काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ, तुम प्लीज़ इनका ख्याल रखना। अनायत बहुत डरी हुई है, इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है। और खुदा के लिए इस वक्त यारम की टीम मेंबर बनने की बजाय एक माँ बनकर सोचो। वो सच में बहुत खौफज़दा है। खिज़र ने मिन्नत भरे लहजे में कहा तो लैला उठ के बैठ गई। चूँकि अनायत नींद में इसकी गिद्ध अपने बाहों का हिसार बना चुकी थी। लैला ने खामोशी से उसके साथ दोबारा लेट के खिज़र से बात तो करना दूर इसकी शक्ल देखने की रवादार रही थी, जबकि खामोशी से वो कमरे से निकल गया। आधी रात को कहाँ गया था, क्यों गया था, लैला को जाने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। वो कता कलाम हो चुकी थी। वो खिज़र अहमद के घर भी नहीं आना चाहती थी, उसको छोड़ने का इरादा रखती थी, लेकिन याद आया ये घर तो खिज़र अहमद का नहीं बल्कि यारम काज़मी का था, जो उन्हें शादी पे तोहफे में दिया गया था। इस घर पर लैला का पूरा हक था और वो अपना हक छोड़ने वालों में से नहीं थी। खिज़र ऑफिस के अंदर दाखिल हुआ ही था कि रगाव ने एक ज़ोरदार धक्का दिया। वो पीछे जा गिरा। इसने गुस्से से इसकी तरफ देखा। वो इस पर हाथ नहीं उठा सकता था। अब तुम हद से ज़्यादा बढ़ रहे हो। गुस्से से उसे धक्का देते हुए आकर अपनी सरबराही कुर्सी पे बैठा, जबकि रगाव तो उसे मार दौड़ने को तैयार था। धोखेबाज, सुनने का हर चीज़ तुम्हारे इख्तियार में है, लेकिन यहाँ पर तो तुम्हारे साइन ही मैच नहीं हो रहे। मैंने हर कोशिश की, आईडी कार्ड तक की कॉपी डाली, लेकिन वहाँ मेरी कंप्लेन मंजूर नहीं हुई। ये चीज़ समझ रहे हो? तुम जानते क्या हो? मुझे नुकसान हुआ है करोड़ों का और मैं नुकसान बर्दाश्त नहीं करूँगा। खिज़र अहमद, साइन करो इन पेपर्स पे और अभी के अभी मुझे मंजूर करवा के दो। जबकि खिज़र अहमद ने फ़ौरन ही पेन निकालते हुए फिर दोबारा साइन किया। रुका, मैं खुद कोशिश करता हूँ, इसके कहते हुए लैपटॉप सामने करते अपने साइन मिलाने की कोशिश की, लेकिन हर दफ़ा अनमैच आ रहा था। ऐसे क्यों हो रहा था वो समझ नहीं पा रहा था। हर दफ़ा स्क्रीन पर बस रॉन्ग डिटेल्स शेयर हो रही थी और एक कोड लिखा रहा था, द अंडरवर्ल्ड इज़ अ डीडली गेम ऑफ चेस। खिज़र बार बार ये लाइन पढ़ रहा था और हर दफ़ा उलझन का शिकार हो रहा था। ये सब कुछ यारम ने बनाया था, तो फिर कोड का क्या मतलब? आखिर कहना क्या चाह रहा था? वो बार बार सिग्नेचर करने लगा, लेकिन हर दफ़ा यही कोड था। अंडरवर्ल्ड शतरंज का एक मौतनुमा खेल है। क्या मतलब इस चीज़ का? वो हैरत से स्क्रीन पर चलने वाला कोड देख रहा था। ये यारम काज़मी का कोई खेल है और तुम इसके साथ ही के खेल के साथ ही थे। बताओ इसका क्या मतलब? मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो खिज़र, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। रगाओ उसे देखते ही गुस्से से बोला था।
जबकि खुद खिज़र का अपना दिमाग जैसे काम करना छोड़ चुका था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, इस कोड का क्या मतलब है? लगाओ मैं नहीं जानता, या आरम ने ऐसा क्या कहा है और क्यों मुझे कहना चाहता है, मैं कुछ नहीं जानता। तभी रगाव ने एक ज़ोरदार मुक्का इसके मुँह पे मारा था। मामा टोस्ट, मामा पराठा, वो दोनों अपनी फरमाइशें ज़ाहिर कर रही थी, जबकि लैला गुस्से से आटा गूंथते हुए कभी एक की तो कभी दूसरे की फरमाइशें पूरी कर रही थी। मुझसे नहीं होती तुम लोगों की फरमाइशें, पूरे खाने बनाने के लिए नहीं बनी हूँ मैं, देखो मेरे सारे नेल्स ख़राब हो गए हैं। वो गुस्से से और घुटते बोली, जो कि पीछे 1 महीने से उसे नेल्स का, हेयर कट का या फिर किसी भी दूसरी चीज़ का होश नहीं रहा था। और मेरी ब्यूटीफुल सी मम्मा के हाथ ख़राब हो गए। मेहर ने बड़े प्यार से इनके हाथों को थामते हुए अपने लबों से लगाया, तो लैला ने इसकी चापलूसी पर फ़ौरन हाथ खींचे। अपने बाप जैसी हैं दोनों, ड्रामे करती हैं मैं जैसे, मैं तो जानती ही नहीं। वो गुस्से से पीछे को पलटती जल्दी जल्दी पेड़ा बनाकर मेहर के लिए पराठा बनाने लगे, जब अचानक दरवाज़ा खुला था। बाबा, ये आपको क्या हुआ? आपको किसी ने मारा है बाबा? वो दोनों भाग के इसके पास आती लंबी सवालों की लिस्ट खड़ी कर चुकी थी, जबकि लैला किचन से झांकते हुए दरवाजे की तरफ देखने लगी, जहाँ वो काफ़ी बुरी हालत में था। लैला को और हैरत हुई थी, दुबई का ढोन मार खा के आया। ये क्या हालत बना रखी है तुमने? तो किसी ने मारा है तुम्हें? आते ही सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर चुकी थी। द अंडरवर्ल्ड इज़ द डीडली गेम ऑफ चेस। इस कोड का मतलब जानती हो? इससे बिना सवाल जवाब के लैला से पूछा, तो उसने कंधे उचकाए। लैला, यारम ने मरने से पहले हर लीगल नेटवर्क पर ये कोड डाला है। जब तक ये कोड नहीं होता तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। सारी रात मैं और रगाव बैठे रहे, सिर्फ ये जानने के लिए कि आखिर इस चीज़ का मतलब क्या है। आखिरकार इस चीज़ का मतलब ये निकला कि यारम के बाद यारम के नेटवर्क का कैप्टन मैं नहीं हूँ। मेरा कोई भी सिग्नेचर मैच नहीं हो रहा, कोई भी चीज़ अप्रूव नहीं हो रही। मेरी आईडी कार्ड समेत हर तरह के लीगल रिकॉर्ड रिजेक्ट हो गए हैं। हर दफ़ा ये कोड लिखा हुआ आता है जिसका मतलब कोई नहीं जानता। वो परेशानी से उसे देखते हुए बताने लगा कि लैला खुद भी हैरान थी, ऐसे कैसे हो सकता था। यारम के सारे नेटवर्क का कैप्टन खिज़र तो ही था, क्योंकि वो हर इस चीज़ को समझता था। यारम की सांसों से ज़्यादा करीब था। ऐसे कैसे हो सकता था यारम ने अपनी टीम में से किसी को अपना कैप्टन बनाया ही ना हो? हम चारों के अलावा और किसी पर यकीन नहीं करता। मैं इसकी लेडी डॉन थी, मासूमा इसकी माइंड पार्टनर, शारिफ इसका प्लानर और इसके अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के कैप्टन तुम ही थे। तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है जो बाहर के किसी इंसान पे वो यकीन कर ही नहीं सकता था। पाँचवां पार्टनर तो था ही नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हारे सिग्नेचर वहाँ मैच ना हो? तो कई दफ़ा यारम की गैर मौजूदगी में सिग्नेचर किए हैं ना? वो याद करवाती हुई हैरत अंगेज़ में बोली, खिज़र कैप्टन नहीं था तो कोई और था? ऐसे मुमकिन ही नहीं। यारम जब कहीं बाहर होता या फिर वो रूह और रियाम के साथ किसी और मुल्क चला जाता तो पीछे हर काम खिज़र संभालता था। इसी के सिग्नेचर थे, हर तरह के काम होते थे। वो यारम का कैप्टन था तो फिर द अंडरवर्ल्ड इज़ अ डेली गेम ऑफ चेस का क्या मतलब? अगर खिज़र कैप्टन नहीं था तो फिर कैप्टन कौन था? यारम ने अपने नेटवर्क पर ये कोड लगाया। वो लोग जानते थे यारम बेवजह कुछ भी नहीं करता। इस चीज़ का कुछ तो मतलब था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे। चलो खैर छोड़ो, मैं खुद ही कोई हल निकाल लूँगा, देख लूँगा। मुझे क्या करना है? बच्चों ने नाश्ता कर लिया? वो इस टॉपिक से उसे हटाते हुए पूछने लगा, तो लैला ने एक नज़र मेहर और अनायत पर डाली, जो किचन के टेबल पर बैठ के खाना खा रही थी। हाँ, मैंने इनको टोस्ट और जैम दिया था, लेकिन इनके नखरे, अब इनके लिए पराठे बना रही हूँ। तुम्हारे लिए बनाऊँ? ना जाने क्या सोच के बोली, तो खिज़र के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। अरे तुम्हारे नाखून ख़राब ना हो तो मैं तुम्हारा शुक्रगुज़ार रहूँगा, वो मुस्कुरा कर बोला। तो लैला मुँह बिना मुस्कुराई हाँ में सर हिलाती किचन की तरफ चली गई थी। लैला घर वापस आ गई थी, इसके लिए इतना ही काफ़ी था। जब वो घर छोड़कर चली गई थी तो ये काटने को दौड़ता था। जब उसे होश आया तब उसे ये पता चला कि खिज़र की वजह से यारम की मौत हुई है। खिज़र ने ये सब कुछ करवाया है। वो खिज़र की शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी, लेकिन होश आने से पहले वो अनायत और मेहर को हॉस्टल भेज चुका था, क्योंकि वो जानता था डॉन बनने के बाद सबसे ज़्यादा ख़तरा इसकी फैमिली को होगा। लेकिन लैला ने अस्पताल से घर आने से इनकार कर दिया। उनका कहना था वो किसी कातिल के घर नहीं जाना चाहती। इसके बाद वो 1 हफ़्ता तक मासूमा के घर पर रुकी। इसके बाद वो सामान लेने घर आई और 1 हफ़्ता तक होटल में रुकी थी। वो इसके बाद फिर से मासूमा और शारिफ के घर गई। वो घर वापस नहीं आई थी जब से यारम की मौत हुई थी। वो पहली ही रात घर पर रुकी थी। ये भी सच था, खिज़र को इन चीज़ों पर परवाह नहीं थी। वो कोई आम लड़की नहीं थी, वो लेडी डेविल थी। वो अपनी जान और इज़्ज़त की हिफाजत कर सकती थी, लेकिन उसे अपने घर देखकर खिज़र को सुकून आ चुका था। वो इसके सामने थी, इसके घर में थी, बहुत बड़ी बात थी। मेरे कार्ड्स रेन्यू होने में अपना कार्ड रख देना, मुझे पार्लर जाना है। वो फ्रेश होने घर से जाने लगा जब उसे पीछे से लैला की आवाज़ सुनाई दी। वो पहले भी पार्लर के लिए अपनी जेब से खर्चा नहीं करती थी। खिज़र ने फ़ौरन अपनी जेब से कार्ड निकालते हुए सामने टेबल पर रखा था। उसे खुशी हो रही थी। लैला आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को समझने लगी, पहले जैसी हो रही थी, लेकिन यारम के चले जाने से उनकी लाइफ बहुत फ़र्क पड़ा था, लेकिन अब फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। अगर लैला हर वक्त इसकी बच्चियों के साथ रहती तो वो टेंशन फ्री हो सकता था, लेकिन अब एक दफ़ा वो सिग्नेचर वाला मसला हल हो जाए और वो इसका मतलब समझ आ जाए, सब कुछ इसके मुताबिक होना चाहिए। इस वक्त खिज़र फ्रेश होने लगा, जहन पर अब भी रगाव ही
सवार था, वो आम इंसान नहीं था। वो सिग्नेचर के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, वो अपने काम रुकने नहीं दे सकता था। यारम के नेटवर्क के डॉक्यूमेंट्स निकालना आसान नहीं थे, इसमें तकरीबन 10 दिन लग जाने थे और 10 दिन तक रगाव की जान सूली पर अटकी रहनी थी। और खैर अब जो भी होना था, अब तो इंतज़ार तो करना ही था। 10 दिन का मतलब 10 दिन इंतज़ार करना होगा। दुबई में अपना काम शुरू करने के लिए पहले 1 हफ्ते तक, 1 महीने तक टरखा के रखा। इस खिज़र ने हर चीज़ नॉर्मल होने दो। और जब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, तब इस कमीने के साइन ही मैच नहीं हो रहे। इतने बड़े नेटवर्क का किंगडम यारम था और इसने किसी को कैप्टन ही नहीं बनाया। वो गुस्से से पागल बना बैठा था, चाकू को अपनी उंगलियों में घुमाता आदमी इसकी बेचैनियाँ देख रहे थे। रिलैक्स रगाओ, रिलैक्स, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम दुबई से अपना काम शुरू करेंगे क्योंकि हमने शुरुआत यहीं से करनी है। पहले यारम काज़मी का दुबई डूबेगा, फिर इसके बाद सब कुछ होगा। आहिस्ता आहिस्ता हम खिज़र के कहने पे पूरा 1 महीना इंतज़ार किया, तो 10 दिन और सही। जब तक खिज़र के सिग्नेचर मैच नहीं होते, हम कुछ नहीं कर सकते और हमें खुद ही इस चीज़ को समझना होगा। 10 दिन में यारम के सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स बाहर निकल आएंगे। हम खुद ही देख लेंगे यारम ने कैप्टन किसको बनाया। यारम की टीम में सिर्फ 4 ही लोग थे और चारों आपस में कपल थे। ये लड़की मासूमा शारफ, इस लड़की का दिमाग बहुत चलता है। ये वहाँ से सवाल निकालती है जहाँ से तुक ही नहीं बनती। ये इसका शौहर यारम काज़मी का लेफ्ट हैंड। यारम शौहर का हर काम पे नज़र रखता है। यारम किस तरह से काम करता है, क्या करता है, यारम के बाद सबूत मिटाना, इकट्ठे करना, ये ही काम यारम को हर तरह की खबर इसके थ्रू मिलती है। इस बंदे का नेटवर्क इतना बड़ा है कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है इस वक्त एक वक्त में जानता है। और फिर ये लड़की लैला, ये तो बहुत चालाक महरा थी। इसे लेडी डेविल भी कहा जाता था। वो स्क्रीन पर चारों तस्वीरों पर दायरे घुमा रहा था, जबकि वो खामोशी से उसे देख रहा था। ये लड़की खिज़र अहमद की बीवी है। खिज़र अहमद बहुत चाहता है, मोहब्बत करता है, 2 बेटियां भी हैं। ये जितनी चालाक यारम के जाने के बाद इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि इसके बस में कुछ नहीं। इसके बाद आता है खिज़र अहमद, यारम काज़मी का दाई हाथ, यानी यारम का कैप्टन। पेपर्स पे ये कैप्टन साबित हो ही नहीं रहा। पता कर लो, रगाओ, यारम की कुछ चाल है। सब कुछ खिज़र के हाथ में, हर चीज़ कर सकता है वो, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा। यारम ने इस तरह से उसे अपने खेल में खेला है कि हम इसके मरने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहे। जबकि रगाओ परेशानी से स्क्रीन पर मौजूद इन चारों की शक्लें देख रहा था। यारम का एक और आदमी भी है, सारिम, वो पुलिस वाला। वो काफ़ी ईमानदार किस्म का आदमी है, इसने कभी कोई गलत काम नहीं किया। यारम काज़मी के साथ इसकी दोस्ती भी बहुत है, बहुत ही। जब खिज़र ये सब कुछ कर रहा था, मेरा मतलब है वो यारम को अपने खेल में फंसाते हुए उसे अपने पास ला रहा था, तब ये सारिम नाकाम ना आदमी चालाकी से यारम के हर कदम पर नज़र रखे हुआ था। वो जानता था खिज़र कब कहाँ क्या कर रहा है। खिज़र की हर चीज़ पर गहरी नज़र थी। ये आदमी वहाँ पहले ही पहुँच गया था। वो तो शुक्र है मेरी निगाहों में आ गया, इसकी हालत पूरी कर दी, यहाँ तक कि इसके पैर की हड्डी भी तोड़ दी थी। उसे जान से मार डालने वाला था, लेकिन खिज़र ने बोला उसे मारने का कोई फ़ायदा नहीं। वो सिर्फ एक इंस्पेक्टर है, ज़्यादा अहमियत नहीं रखता। वो यारम का दोस्त है सिर्फ। उसे यहाँ भी दुबई वही आदमी लेके आया था जो यारम और खिज़र को यहाँ लेके आया था। बस इससे ज़्यादा इस पुलिस वाले से उनका कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन मुझे लगता है वो भी कहीं न कहीं चीज़ों में शामिल है। अगर ये 5वां आदमी यारम की टीम का हिस्सा है, तो उससे की भी मालूमात निकालो। यारम काज़मी के साले को भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं, वो भी इस खेल में बड़ा महरा साबित हो सकता है। हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते। रगाव ये सब कुछ बोलते हुए चाकू मुसलसल घुमा रहा था, कभी दाएं तरफ कभी बाएं तरफ। वो अपने काम में बहुत एक्सपर्ट था। जबकि रगाव मुसलसल इसके हाथ को हिलते हुए देख रहा था, वो बहुत कुछ था इसके दिमाग में चल रहा था। वो 5वें आदमी इग्नोर करने के काबिल नहीं था। जब इसने सारिम पर भी अपनी गहरी नज़र रखनी थी, इससे फ़ौरन ही अपना मोबाइल निकालते हुए किसी ख़ास आदमी को मैसेज किया था। सारिम को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, तो मुमकिन था यारम का काज़मी का कैप्टन वही हो। शायद इसने अपने नेटवर्क के लिए उसे ख़ास तौर पे चुना हो। शायद उसे खिज़र पर पहले से शक हो, इसलिए इसने ऐसे ईमानदार इंसान को अपने नेटवर्क का कैप्टन बना दिया हो। इसके दिमाग ने जिस तरह से काम किया था, वो फ़ौरन इस काम पर अमल करने लगा था। थोड़ी देर में सारे लोगों को नज़र में रखने के लिए हुक्म जारी कर दिया। सारिम अपने छोटे मोटे काम निपटा कर घर की तरफ जा रहा था, जब अचानक इसके सामने 2 बड़ी काली गाड़ियाँ आकर रुकी। इसने हैरत से इन गाड़ियों को देखा, जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। एक गाड़ी यारम के ऑफिस की लग रही थी, जबकि दूसरी गाड़ी से वो कुछ अनजान था, शायद खिज़र होगा। इसने कुछ सोचते हुए ही कदम बढ़ाए। जब इसके 4-5 आदमी निकलते उसकी तरफ बढ़ते, इसके मुंह पर कुछ रख चुके थे। इसने कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन वो फिर भी कंट्रोल नहीं कर सका। इन लोगों ने काफ़ी आसानी से उसे ज़ेर कर लिया था। उस नन्ही सी जान को उनको लिए यकीनन वो खिज़र भी था, लेकिन वो गाड़ी से नहीं निकला था। इन लोगों ने काफ़ी तेज़ी से उसे गाड़ी पर सवार किया और फिर पूरी स्पीड से खिज़र ने एक नज़र अपने साथ बैठे रगाव को भी देखा था। तुम लोगों को लगता है वो सारिम हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता। सारिम दोस्त ज़रूर था, लेकिन इतना अजीज़ वो कभी नहीं रहा। यारम अपने नेटवर्क इसके मुताबिक चला, इसके नाम से चला, इसे गलतफ़हमी है।
इसने रगाव को देखते हुए जैसे हुक्म दिया था, जबकि इसकी बात सुनकर रगाव हल्का सा मुस्कुराया। मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, सिर्फ एक छोटा सा काम है जो करना है। इसका अंगूठा और सिग्नेचर लेने हैं, थोड़े से इसके लीगल पेपर्स चेक करने हैं और बाकी इतना ही यकीन करो, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करेंगे, हम छोड़ देंगे इसको। अब 10 दिन तक हमारे साथ इंतज़ार में नहीं बैठे रह सकते, हमारा काम रुका हुआ है और हमें दुबई के डॉन की इजाज़त चाहिए, वह इससे हम मज़ीद नुकसान नहीं उठा सकते। इसके बाद नेक्स्ट टारगेट तुम्हारा वो दोस्त शारिफ होगा, इसके बाद शारिफ की बीवी, इसके बाद तुम्हारी बीवी, इन सब चीज़ों में शामिल होगी। लैला के साथ किसी तरह की बदतमीज़ी नहीं करोगे, मैं ख़ुद उसे ले आऊँगा, वो सिग्नेचर भी कर देगी और तुम सब इसके लीगल पेपर्स भी चेक कर लेना। वो गुस्से से बोला था, हम तो किसी के साथ भी बदतमीज़ी नहीं करेंगे, वैसे इन सब चीज़ों में यारम का वो साला भी शामिल होगा। सुनने में आया यारम की कोई बहन भी है तुर्की इटली में, क्या नाम है इसका? हाँ हयाम, इसकी मुँह वाली बहन भी तो इसके नेटवर्क की कैप्टन हो सकती है। यारम अपने कामों में के भी मासूम लोगों को शामिल नहीं करता। रगाओ, ये सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है। खिज़र ने एक और कोशिश की उसे समझाने की, लेकिन वो बेनियाजी से गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। क्या मतलब लैला? यारम का कैप्टन खिज़र नहीं है। शारिफ बेयकीनी से चाय का कप हाथ में लिए उसे देख रहा था, जबकि लैला कंधे उचकाते हुए मासूमा के हाथ से चाय का कप थाम चुकी थी। मुझे खिज़र ने खुद बताया उसके सिग्नेचर मैच नहीं हो रहे। ऐसे कैसे हो सकता है? खिज़र ही तो कैप्टन है। यारम के बाद हर्ता का फैसला इसी के हाथ में था, ऐसा तो मुमकिन नहीं खिज़र के सिग्नेचर मैच ना हो। मुझे खुद नहीं पता और सबसे मज़े की बात यह है खिज़र को खुद भी नहीं पता। अगर वो कैप्टन नहीं है तो फिर कैप्टन कौन है? यारम की टीम में सिर्फ हम 4 लोग थे, हमारे अलावा यारम किसी और पर ट्रस्ट नहीं करता था। हाँ सारिम, लेकिन सारिम हमारा भी कैप्टन नहीं हो सकता। खैर, इसकी तबीयत पूछने के लिए मैं सुबह से फ़ोन कर रहा हूँ, उसकी कॉल नहीं लग रही। सारिम के ज़िक्र पर शारिफ ने उसे बताया, हाँ हो सकता है कहीं मसरूफ़ हो, लग जाएगी कॉल, तुम फिक्र मत करो। सारिम कैप्टन कौन है? वैसे मुझे नहीं लगता, तीनों में से कोई हो सकता है। मेरा मतलब ठीक है, हम यारम के लिए ट्रस्टी थे, लेकिन खिज़र से ज़्यादा नहीं। और वो सारिम और खिज़र से ज़्यादा मोहब्बत करता था, हमसे इतनी नहीं करता था। जितना वो इन पर ट्रस्ट कर सकता था, इतना हम पे नहीं कर सकता था। मैं जानती हूँ यारम मुझ पर भी बहुत ट्रस्ट करता था, लेकिन फिर भी खिज़र के मुकाबले में हरगिज़ नहीं। लैला देखती उसे सारी बातें सच ही बोल रही थी। खिज़र वाकई उसका राइट हैंड था। सारिम सब कुछ जानने के बावजूद यारम के दिमाग का मुकाबला नहीं कर सकता था। वो इतने बड़े माफिया वर्ग को नहीं संभाल सकता था कि इतना छोटे से इंसान को वो कैप्टन बना दे। कहीं कैप्टन रूह तो नहीं? अचानक ही मासूमा के जहन में ख्याल आया, नहीं यारम इन कामों में कभी भी रूह को शामिल नहीं करेगा। वह रूह पर कोई ख़तरा मंडलाने दे ही नहीं सकता। यारम को रूह से इश्क था, वो हर हद तक जा सकता था, लेकिन रूह को ख़तरे में नहीं डाल सकता था। तो फिर यही वो सवाल था जो शायद किसी के पास नहीं था। फिर ही हमें पता लगाना होगा छठा इंसान कौन है। सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाओ, हमें यारम के कैप्टन तक पहुंचना होगा। लैला, तुम ठीक कह रही हो, हमें पता करना होगा मासूमा। जहाँ तक मुझे लगता है वो यारम इंसान के लिए बहुत ख़ास होगा, यानी हम यारम के अपने और इसके ख़ास लोगों में ढूंढना होगा। अगर हम नहीं तो फिर आखिर कौन? मैं निकलती हूँ, सोच रही हूँ खिज़र के साथ कुछ दिन बना कर रखूँ। मुमकिन है वो जो कुछ भी इसके आसपास हो रहा है, इसकी सारी मालूमात हमें मिल जाएँ। मैं वापस से इसके घर जा चुकी हूँ। खिज़र के साथ नॉर्मली बात कर रही हूँ, जैसे मैं यारम की मौत को भुलाकर नॉर्मल ज़िंदगी की शुरुआत कर रही हूँ। खिज़र मुझ पर यकीन करेगा और गाँव के बारे में हर इन्फॉर्मेशन हमें देगा। एक बात तो तय है कि वो मुझे सारी बातें मालूमात वहीं से मिल सकती हैं। सबसे अहम बात, खिज़र इन लोगों के साथ है तो लोगों के साथ उठता बैठता है, उनके बारे में सब जानता है। तो हमें खिज़र पर ही नज़र रखनी होगी, इसके हर कदम पर नज़र रखनी होगी। खिज़र उनकी पूरी पूरी मदद करेगा। इस तरीके से हम कैप्टन तक पहुंच जाएंगे कि आखिर यारम का कैप्टन कौन है। शारिफ उसे दरवाजे तक छोड़ने के लिए आते हुए इसकी बातें यही थी, जबकि उसे अपना ख्याल रखने का कहती लैला घर वापस चली गई थी। इसने सोच लिया था वो यारम के कातलों का आसानी से नहीं छोड़ेगी, उनके अंजाम तक पहुंचाएगी। बेशक खिज़र के साथ वो अपना रिश्ता क्यों ना ही बनाना पड़े, खिज़र से मालूमात लेने के लिए, वो अपने साथ का यकीन दिलाने के लिए। इसके लिए ज़रूरी था खिज़र को समझाना। अपने बच्चों से ज़्यादा अहम उससे कुछ नहीं था और वो इस बात का यकीन दिलाने में कामयाब हो गई थी। और ये बात हकीकत है, खिज़र अहमद अब इसके दिल से उतर चुका था, लेकिन यारम के लिए वो आज भी कुछ करने को तैयार थी। मामा, अब तो हम हॉस्टल नहीं जाएंगे ना, तो फिर हम क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? महरम अपनी नोटबुक बंद करते हुए लैला को देखने लगी। जबकि खिज़र अंदर दाखिल हुआ तो अनायत भाग के इसकी तरफ चली गई। अनायत के बच्चे, वापस आओ यहाँ, अभी के अभी मुझे सारे सवाल हल करके दो। ये मत सोचना तुम हॉस्टल से आ गए तो तुम लोगों की पढ़ाई ख़त्म, एग्ज़ाम्स होने वाले। और ख़बरदार जो लापरवाही बरती, और खिज़र तुम खबरदार जो तुमने ज़रा भी लाड दिखाया, मैंने तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ देनी है। वो गुस्से से इसके पीछे आती अनायत को सलग करती हुई तकरीबन उठाने वाले अंदाज में ले जा चुकी थी। खिज़र हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इनके साथ आकर बैठ गया। लैला को पुराने रूप में देखकर उसे बहुत खुशी हो रही थी। क्यों जुल्म करी हो लैला? वो 4 दिन छुट्टियां एंजॉय करना चाहती हैं तो करने दो। वैसे भी किताबें चाट कर करना ही क्या है इन्हें।
तुम डाल दो सारी बातें इनके दिमाग में। खिज़र पढ़ाई नहीं करेंगे तो कल को दुनिया को फेस कैसे करेंगी? बाबा भी तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। लैला अभी से ठीक से खिज़र को पढ़ाई का फ़ायदा समझा ही नहीं सकी थी कि महर ने बड़े मज़े से कह दिया, इसीलिए तो मेरे हाथ से मार खाता है तुम्हारा बाप। अगर मेरी तरह पढ़ा लिखा होता तो मुझसे डरता थोड़ी। लैला ने जैसे किस्सा ही ख़त्म कर दिया। मतलब इसकी बहादुरी का रीज़न इसका पढ़ा लिखा होना था। महर और अनायत ने दोनों ने मुँह खोले खिज़र की तरफ देखा, जो हल्का सा सर खुजाता हाँ में सर हिला गया था। ओहो बाबा, फिर तो आपको भी पढ़ाई करनी चाहिए थी। अगर पढ़े लिखे होते तो मामा आपसे डरती। पर अभी भी कुछ नहीं बुकड़ा, ये ले बुक और पढ़ ले। आज से हम मामा को इस चैप्टर का टेस्ट देना होगा। अनायत फ़ौरन इसकी गोद में बैठते हुए उसे अपनी किताब थमा चुकी थी, जबकि खिज़र बेबसी से उनका इसकी तरफ देखने लगा था। इसकी बेटियां बिल्कुल लैला जैसी थी। अगर एक दफ़ा किसी बात के पीछे लग जाएं तो मरते दम तक साथ नहीं छोड़ती थी। अगर इन्होंने बाप को पढ़ाने का फ़ैसला कर लिया था तो मतलब पढ़ाकर ही दम लेने लगी थी। जबकि लैला को तो मज़ा ही आ गया था महर की बात सुन के। हाँ खिज़र, पढ़ाई करो, दुबई के डॉन हो, पैसा तो तुम्हारे पास कम होगा नहीं। चलो इसी खुशी में आज डिनर भी बाहर होगा। वैसे भी मेरे नेल्स ख़राब होते हैं, मैं आज ही नेल्स एक्सटेंशन करवा के आई हूँ। वो किस्सा ख़त्म देख के लैला को इस कदर नॉर्मल देख के खिज़र हल्का सा मुस्कुरा दिया। ये इनकलाब कैसे आया, लेकिन वो पुरसकून हो गया। इसकी बेटियों की ज़िंदगी डिस्टर्ब नहीं हो रही, इसके घर में कोई मसला नहीं हो रहा। हाँ, इसके लिए यही काफ़ी था। चलो कोई बात नहीं, तुम तैयारी कर लेना, मैं थोड़ी देर सोने जा रहा हूँ। तब तक इन लोगों को पढ़ा लो, फिर डिनर करेंगे, प्ले यार्ड भी चलेंगे। इसने महर और अनायत का माथा चूमते हुए उनसे वादा भी कर लिया, जिस पर वो याहू का नारा लगाती अपने दिल से पढ़ाई नहीं करने लगी, क्योंकि जानती थी अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो लैला ने इनके सारे प्लान्स पर पानी फेरने देना था। इनकी हिटलर माँ सचमुच में हिटलर थी, जिसकी मर्जी के खिलाफ वो कोई काम नहीं करती थी। लैला की मर्जी के खिलाफ तो खिज़र भी कुछ नहीं करता था। वो दोनों एक दफ़ा फिर पढ़ाई में मसरूफ़ हो गए तो लैला ने फ़ोन उठाकर शारिफ के नंबर पे कॉल की थी। सारिम के बारे में कुछ पता चला? मैंने तकरीबन सुबह से कोई 20 दफ़ों से कॉल कर ली, इस बंदे का मोबाइल बंद आ रहा है। इवन मैं तो पुलिस स्टेशन इसके घर से भी हो आया हूँ। अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्यों लग रहा है सारिम के इस तरह गायब होना नॉर्मल नहीं है। शारिफ ने परेशानी से कहा तो लैला भी परेशान हो गई थी, कहीं कोई बड़ा मसला न हो जाए। पता कराओ शारिफ, ये इग्नोर करने वाली बात नहीं है। हाँ, मैं भी पता करवा रहा हूँ, तुम अभी आ सकती हो, दोनों मिलकर ढूंढते हैं। नहीं, मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, मेरा इरादा खिज़र के साथ रात को डिनर पर जाने का है। लैला, आर यू सीरियस? वो इसकी बात काट गया था। हाँ शारिफ, मैंने तुम्हें बताया था ना। हाँ बताया था, लेकिन इतनी जल्दी खिज़र को शक नहीं हुआ? वो मुझ पे शक नहीं कर सकता, मैं सब संभाल लूँगी। तुम सारिफ को ढूंढो, जैसे इसके बारे में कोई खबर मिलती है तो मुझे इन्फॉर्म करो। चलो ठीक है, मैं तुम्हें इन्फॉर्म करूँगा। लैला एक दफ़ा फिर से महर और अनायत की किताबों पर झुक गई। सारिम की आँख खुली तो इसने अपने आप को एक कुर्सी पर बंधे पाया। इसने खुद को छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन उसकी रस्सियाँ काफ़ी टाइट बंधी गई थी। तब निगाह हाथ के अंगूठे पे गई, जहाँ हल्की सी स्याही लगी थी। साफ लग रहा था कि इसके अंगूठे को इस्तेमाल किया गया, लेकिन किस काम के लिए? इसकी सोच ने दिमाग को घुमा कर रख दिया। जहाँ एक सामने आदमी खड़ा हुआ था, देखते इसका खून जैसे खोल उठा। रघाओ, इसने खुद से इसका नाम पुकारते उस पर झपटना चाहा, जब इसने एक जोरदार लात इसके कंधे पे मारते उसे वापस कुर्सी पे बिठाया। तो मैं जान से मार डालूंगा, वो गुस्से से चिल्लाया, लेकिन कुर्सी पे बंद होने की वजह से कुछ न कर पाया। रिलैक्स, तुम्हारा इतना गुस्सा होना बनता नहीं है। मुझे बस छोटा सा काम है जिसकी वजह से तुम्हें यहाँ लेके आया हूँ। देखो, हमारी दुश्मनी नहीं है। तुम्हारा अंगूठा मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो। मुझे तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए। तुम्हारी जेब से आईडी कार्ड निकाल कर हम चेक कर चुके हैं, सिर्फ तुम्हारा एक सिग्नेचर चाहिए। मैं इनसे कुछ चीज़ें चेक करना चाहता हूँ। वो अभी तक झटपटा रहा था। रिलैक्स हो जाओ सारिम, तुम्हारे इस तरह से झटपटाने पर तुम इस मुसीबत से नहीं निकल जाओगे। यहाँ से निकलने के लिए तुम्हारा एक काम करना होगा। यकीन करो, तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। सिर्फ एक छोटी सी चीज़ चेक करने के लिए यहाँ लाया हूँ। प्लीज़ मेरे साथ तामुन करो, मैं तुम्हारी जान निकाल दूंगा। वो गुस्से से फिर से दहाड़ा। यकीनन वो उसकी कोई मदद नहीं करना चाहता था। वो बुला नहीं सकता था यारिम की मौत को। यह आदमी एक साइको था, जिसकी मदद करने के बारे में वो सोच ही नहीं सकता था। सिर्फ एक ही साइन करना है तुमने। यकीन करो, तुम्हारा साइन मेरे किसी काम का नहीं लगा, लेकिन फिर भी छोटी सी कोशिश आराम से दे दो, वरना। इसे कहते हैं एलईडी ऑन की, जहाँ इसके घर के अंदर का मंजर आ रहा था। इसकी बेटी सामने खेल रही थी, जबकि उर्वा साइम को कंधे से लगाए घूम रही थी। शायद वो उसे सुलाने की कोशिश कर रही थी। कितनी प्यारी है तुम्हारी फैमिली, छोटी सी क्यूट सी। अगर तुम नहीं चाहते तुम्हारी फैमिली एक साथ कुछ हो तो मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे सिवाय एक सिग्नेचर के। तुम यारम के काफ़ी अजीज़ दोस्त हो, इसलिए तुम्हारा सिग्नेचर चाहिए। यकीन करो, तुम्हारी फैमिली बिल्कुल महफूज रहेगी। इसके साथ ही उसे ज़बरदस्ती पेन थमाने लगा। लगता है तुम्हें मेरे टैलेंट पे शक है। तुम्हारे घर के अंदर से अगर तुम्हारे बच्चे गायब हो जाएं तो मैं कर रहा हूँ साइन। इससे पहले वो शदीद धमकी देता सारिम बोल पड़ा था। वह हल्की सी मुस्कुराहट सीधी करके पेपर्स इसके सामने रख चुका था, जिस पर सारिम ने
फ़ौरन सिग्नेचर कर दिया। हाँ, अपनी फैमिली पर किसी तरह का रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ आकर वो कमज़ोर हो जाता था। यही वजह थी दुश्मन इस कमज़ोरी को इस्तेमाल कर लेते थे। अब यारम की स्ट्रेटजी समझ नहीं आती, वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करता था या पूरे दुबई को। इसके कोई फैमिली की तरफ आ ही नहीं पाता था इतनी हिम्मत। सारिम हम यहाँ हमेशा बेबस हो जाता था। वो भी इस मामले में यारिम का मुकाबला नहीं कर सकता था। अब वो यही सोच रहा था कि वो इतनी सिक्योरिटी टाइट कर दे, कोई भी इस फैमिली का नाम लेकर ब्लैकमेल ना कर सके। खोल दे इंस्पेक्टर को, इन्हें बाहर तक छोड़ आओ, मज़ीद दिन से कोई काम नहीं है। वो तेज़ी से इस जगह से निकला। बाहर आने पर पता चला वो एक आम से लोहा स्टोर या लड़ने की जगह थी, जहाँ पर इस तरह के गुड्डे अपने काम निकलवाते थे। वो जानता था अब यहाँ कुछ नहीं मिला। इसने खामोशी से वापस अपने घर की तरफ निकल गया। इसकी आंख अपने मोबाइल की रिंगटोन सुनकर खुली। आंखें खोलते हुए मोबाइल को करीब दिया तो नाम चमक रहा था। रगाव का नाम चमक रहा था। कुछ बेजारियत से इसने मोबाइल कान से लगाया। इंस्पेक्टर का नामो निशान कुछ भी मैच नहीं हुआ, ना सिग्नेचर्स, ना अंगूठा, ना ही कोई और। तो आज हम मासूमा को लेकर आना है। मासूमा को तुम नहीं, मैं खुद ले आऊँगा। उसे समझाकर मैं अपने साथ ले आऊँगा। वो साइन कर देगी और इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन में कोई भी बदतमीज़ी मत करना। वो गुस्से से बोला। मैंने तो सारिम के साथ भी बदतमीज़ी नहीं की। तुम लेकर आ जाओ उसे, हम सिग्नेचर वगैरह लेते हैं। मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यारम के कैप्टन का पता करना है। हाँ ठीक है, लेकर आ जाता हूँ। तुम प्लीज़ कुछ भी खुद से मत करना, सीधे होकर बोला। तो दूसरी तरफ से कहके की आवाज़ सुनाई दी थी उसे। खिज़र अहमद, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हें दुबई पर हुकूमत करनी है इन लोगों पर जिनके साथ कुछ बुरा होते तुम नहीं देख सकते। खैर, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी वैसे ही होगा। और इस मासूमा के बाद हम तुम्हारी बीवी और फिर इसका यारिम का लेफ्ट हैंड शारिफ। हाँ ठीक है, मैं आज ही लैला से भी बात कर लूँगा। और इस सारी बातें दोहराते हुए वो रगाव का फ़ोन बंद कर दिया था। मामा, मुझे भी लिपस्टिक लगाओ। अचानक ही महर ने नया शोशा छोड़ा। वो इन्हें बिल्कुल मेकअप नहीं करने देती थी। वो बच्चियाँ थी, लेकिन इनमें मेकअप का शौक़ होना एक नॉर्मल सी बात थी। और लैला की बेटियां हों और इस तरह का शौक़ ना रखती हुई तो बनता ही नहीं था। कम ऑन डियर डॉटर, बेबीज़ मेकअप नहीं करते। लेकिन बाबा तो सन ब्लॉक लगाते हैं, वो अचानक बोली थी। हाँ तो बाबा बेबी थोड़ी है, अनायत ने उसे घूर कर कहा। नहीं, बाबा बेबी नहीं है, लेकिन हमारी तरह वो भी मामा के बेबी हैं। तुमने सुना नहीं कितनी दफ़ा मामा कहती हैं। ओ कम ऑन ओ खिज़र बेबी, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। पूरी तरह से लैला का एक्शन दिखाते हुए कह रही थी। जबकि अंदर दाखिल होता खिज़र जहाँ अपनी बेटी के अंदाज़ पर हैरान हुआ तो लैला को बाकायदा उसे घूरने लगी थी। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई, बाबा भी मामा के बेबी हैं। वो सर पे हाथ बोलते हुए बोली, जबकि लैला हैरानगी से उन्हें देखने लगी। खिज़र मेरा बेबी नहीं है गर्ल्स, वो तुम लोगों का बाप है। मैं तुम लोगों को मेकअप नहीं करवा रही, लेकिन सन ब्लॉक लगवा दूंगी, इससे मुझे मसला नहीं। जितना मेकअप खिज़र बेबी करता है इतना ही मेकअप मैं तुम दोनों को भी करवा सकती हूँ। वो सन ब्लॉक उठाते हुए हाथ पे मलती के मुँह पे लगाने लगी, जबकि लिपस्टिक ना लगने का अफसास जहाँ इन दोनों को खाया जा रहा था, वहाँ खिज़र बेबी कहने पर वो दोनों खीखी करना शुरू कर चुकी थी। तैयार हो तुम लोग? लैला ने आगे यकीनन अगला सवाल यही होना था कि टिकट्स का क्या हुआ। सो खिज़र पहले ही जवाब दे गया। फिर लैला अपना ब्लश ऑन तेज़ करने लगी। एक तो वो इतनी हसीन थी, ज़रा सा मेकअप करती आसमान से उतरी हूर लगने लगती। आज तो इसने डार्क ब्लू कलर की स्लीवलेस शर्ट भी पहन रखी थी, जिसके ऊपर इसने उम्मीद फ्लफ़ी रुमाल दुपट्टा लिया था। वो सिर्फ़ और सिर्फ इसके बाजुओं को कवर कर रहा था। यकीनन इसने मकसद सिर्फ़ और सिर्फ फ़ैशन करना था, सर्दी से बचाने के लिए तो हरगिज़ नहीं। ये सर्दी से बचने के लिए यकीनन खिज़र की मोटी जैकेट ही वापसी पे काम आने वाली थी, लेकिन लैला उसे फ़र्क नहीं पड़ता था इसका शौहर सर्दी से मरता या ठिठुरता है। इसका जैकेट वापसी पर लैला के हाथ चढ़ना था, लेकिन लैला का सूट था जिसे खिज़र ने हर कीमत पर फॉलो करना था। ये रोमांटिक भी लगता है, शौहर की केयर भी। वो अपना जैकेट निकाल कर दोबारा से पहनने लगा था। ये वाला जैकेट मत पहनना, वाइट पहनो, वो ज़्यादा प्यारा लगेगा। वो अपना जैकेट निकाल के पहनने लगा जब लैला ने अचानक ही उससे कहा था, बात तुम्हारा ब्लू कलर का जैकेट बाद में हरगिज़ मेरी ड्रेस के साथ सूट नहीं करेगा ना। लैला का फैशन ख़राब ना हो चाहिए तो उसे मंजूर नहीं था। खिज़र ने नफ़ी में सर हिलाते हुए वाइट जैकेट निकाल ली थी। वैसे लैला, अगर ये स्वेटर जैकेट वगैरह पहनने ही नहीं होते तो फिर ख़रीदती क्यों हो? पहन तो तुमने मेरे ही होते हैं। वो अभी बोल रहा था जमाने में उसे खुद से घूरता पाया। मजाक कर रहा हूँ जान, सब कुछ तुम्हारा, जो मर्ज़ी पहना। वो जैकेट ठीक करने लगा। वैसे मैं चलता हूँ, मेरे कपड़ों के साथ ये सूट भी कर रहा है। वाह, और क्या ही कह सकता था। जैकेट पहनते हुए बाहर निकलने लगा। तुम्हारा बेकार आदमी, जाओ ये जूते बदलो, जोगर्स पहनो, ऑफिस नहीं जा रहे तुम। वो गुस्से से इसके जूतों को देखते हुए बोली। खिज़र ने एक नज़र जूते देखे, फ़ौरन ही अलमारी के नीचे हिस्से से जोगर्स निकालने लगा। तब ये लैला मेकअप को आखिरी टच देकर अपनी गर्ल्स गैंग को बाहर आने का इशारा कर चुकी थी। तुम ठीक हो शारिम? तुम कहाँ थे? तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर थक गया था। मैं तो परेशान हो गया, कोई मसला तो नहीं? आखिर कहाँ गए थे? वो भी घर की हदूद में दाखिल हुआ था जब शारिफ तेज़ी से अंदर से निकला। हाँ ठीक हूँ, मुझे वो खिज़र के लोगों ने उठाया था, कुछ सिग्नेचर्स करवाने थे, कोई पेपर वर्क आ गया था।
मुझे पूरी बात समझ में नहीं आई शारिफ, लेकिन इतना समझ में आ चुका है खिज़र को दुबई का डॉन बनाने से उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। यही बात, हाँ यही बात, वो लोग अब हमसे सिग्नेचर करवाएंगे जानने के लिए आखिर खिज़र कैप्टन नहीं है तो फिर कैप्टन कौन है। यारम के पीछे पीछे शारिफ भी आते हुए यही बात पूछ रहा था कि आखिर कौन हो सकता है जिसे यारम ने अपने कैप्टन बना दिया हो। हमें ये जानना होगा कि वो लोग कैप्टन तक पहुँचे, हमें इससे पहले कैप्टन तक पहुँचना होगा। शारिफ उसे देखते हुए बोला, हाँ इससे पहले कि वो कैप्टन को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करें। चलो बताओ, तुम कैप्टन नहीं हो? सारिम ने हैरत से पूछा, जिस पर शारिफ ने कंधे उचकाए। अभी तो वो खुद भी नहीं जानता था। वो लोग सबसे पहले यारम के आसपास लोगों से मालूमात निकाल रहे हैं। मैं यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन हो सकता है लैला, लेकिन खिज़र से ज़्यादा तो लैला भी नहीं। हमें पता करना होगा शारिफ वो किस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। हमें अब ये पता करवानी ही होगी। मुझे लगता है रोयाम होगा कैप्टन। ओ यूराम से कैसे वो सिग्नेचर करवाएगा? शारिफ बेवकूफ़, उसे सिग्नेचर करना नहीं आता। शारिम के मुंह बनाने पर वो जैसे बात ही ख़त्म कर गया था। हाँ उसे सिग्नेचर करना नहीं आता, लेकिन इसके अंगूठे से अंगूठा लगाना तो आता ही होगा ना। वहाँ वो सेफ़ है। सारे मैं नहीं चाहता वहाँ जाकर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करें। वो लोग बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रख रहे हैं, हम इसके सामने जाएंगे तो वो डिस्टर्ब होगा। हाँ मैं समझ सकता हूँ, लेकिन वो लोग रोयाम को नुकसान पहुँचाने से पीछे नहीं हटेंगे। सारिम ने परेशान से कहा, तुम सब ठीक कहते हो। सब एक दफ़ा अपने अपने सिग्नेचर चेक करवा लें, इसके बाद हम रोयाम को अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर पाएंगे। इन लोगों ने सबसे पहले तुम पर हमला किया, हो सकता है अगला नंबर मेरा या लैला को, बाकी मैं मासूमा को समझा देता हूँ। अब वो हमें आकर उठाएंगे और हम खुद उनके पास जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि सारे भी इसकी प्लानिंग को पूरी तरह से समझ चुका था। नहीं यहाँ हर चीज़ सेफ़ है, मैं हर चीज़ पर नज़र रखी हूँ, तुम लोग फ़िक्र मत आना। कोई आया ना तो मुँह की खाकर जाएगा। वो फ़ोन का लगाते हुए आगे बढ़ रहा था, जब एक नन्हा सा हाथ पकड़ा हुआ था, जबकि दूसरे हाथ में इसके खाने पीने की छोटी छोटी हज़ारों चीज़ें। मामू लूमी थक गया। वो फ़ोन कान से लगाए अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाला था जब उसे रूमी की आवाज़ सुनाई दी। इसने जल्दी से ज़मीन से उसे उठाते हुए अपने कंधे से लटकाया था, जबकि शोनों की रस्सी भी लंबी कर दी ताकि वह आसानी से इनके पीछे भाग सके। बस तुम्हें लोगों को ये बताना चाहिए था, वो लोग रूमी पर शक कर सकते हैं, तुम लोगों पर भी। ऐसे में अपनी केयर करना और रूमी का भी बहुत सारा ख्याल रखना। डोंट वरी, रूमी बिल्कुल ठीक है मेरे पास, उसे कुछ नहीं होने दूंगा। जहाँ तक बात मेरी है तो तुम फिक्र मत करो, मैं हर चीज़ हैंडल कर लूँगा, अपना ख्याल रख लूँगा। बाकी चलो मैं हैंडल करता हूँ। तेज़ी से फ़ोन जेब में रखते हुए आधे कदम बढ़ाने लगा, क्योंकि वो जानता था यहाँ पर हर कदम पर खिज़र के लोगों की नज़र है। रोयाम पर वो खिज़र का साया भी नहीं पड़ना देना चाहता था। चॉकलेट खाएगा भांजे? रूमी की गर्दन पर लब रखते हुए सवाल करने लगा तो इसने फ़ौरन से पीछे हटते हुए अपनी गाह नन्हे से हाथ से गर्दन साफ की थी। थाऊं दा, मेरा शोनो भी थाएगा। वो दोबारा इसके कंधे से लटकते हुए बोला, जब इसके हुक्म पर सर खम में हिला करता वो फ़ौरन ही सामने वाले स्टोर में घुस गया था। ओनली 2 प्लीकी किधर हैं? वो फुट से बड़े साइज़ की 2 चॉकलेट्स निकालते हुए काउंटर पर रखने लगा था, जब इसने अचानक इसे याद दिलाया कि घर में एक और इंसान भी मौजूद है। ओह सॉरी गलती हो गई। एक तो जब से तू आया है ना मेरे पास सब कुछ भूलता जा रहा हूँ, तेरी मामी को भी। वो सरगोशी नुमा अंदाज में दोबारा फ्रिज खोलने लगा। भूल जाओ, अब छे वो मेली है। वाह भांजे, सऊदी आकर तू भी ठरकी पर नहीं छोड़ा, अभी इतनी बड़ी मामी पर दिल अटका है। ये देख कितनी खूबसूरत जा रही है। करीब से गुजरती एक छोटी सी लड़की की तरफ इशारा किया। ओ ये तो छोटी है, इसने फ़ौरन से मुँह का डिज़ाइन बनाते हुए कहा तो दरक ने उसे घूरा अंदाज है जैसे वो खुद 25 साल का नौजवान हो। अगर छोटी है तो तू भी कोई बड़ा नहीं है, ये तेरी एज की है, खुद भी अंडे से नहीं निकला, वो छोटी लग रही है। वो इसके गाल चूमते हुए स्टोर से निकला, जब इसने एक दफ़ा फिर से गाल ज़ोर से रगड़ा। माफ़ कर दे शहज़ादे, अब नहीं करता कि इतने भी ज़ोर से मत रगड़, कुछ हो जाएगा। वो एक दफ़ा फिर से कंधे पर डालता उसे घर की तरफ जा रहा था। तकरीबन 2 महीने से वो यहीं सऊदीया में थे। परी की उम्र की ख्वाहिश थी, वो इसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए उसे यहाँ पर लाने वाला था। जब यारम के साथ वो हादसा पेश आया तो वो यारम को उस माहौल में नहीं रहना दे सकता था। यार उम्र की सआदत हासिल करने के बाद इसने परी को यहाँ के एक अच्छे डॉक्टर से चेक करवाया तो यहाँ के डॉक्टर्स ने परी की बीमारी को जड़ से ख़त्म करने का यकीन दिलाया। थैलेसीमिया कभी ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी वो परी के इलाज में किसी किस्म की कोई कोताही नहीं बरत सकता था। कहने को परी ठीक थी, इसकी बीमारी इसकी ज़िंदगी पर हावी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी वो कोई रिस्क नहीं ले सकता था। उसे परी बहुत प्यारी थी, बल्कि परी तो कायनात ही थी। उम्मीद मिलते ही कि इसकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो सकती है, उसका इलाज यहीं करवाने आया था। फिलहाल वो रोयाम को लेकर दुबई जाने का इरादा नहीं रखता था। रोयाम यहाँ खुश था इनके साथ, वो नहीं चाहता था रोयाम दोबारा जाए।
अब उसे जो पता चला था खिज़र और इसके आदमी जल्दी यहाँ आने वाले हैं, रोयाम इसकी तलाश में। वो रोयाम पर कोई रिस्क नहीं ले सकता था और किसी को दुश्मन को उसकी नज़र में नहीं आने दे सकता था। यही सोचते हुए इसने एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया। खिज़र तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? हम तो घर जा रहे थे ना। वो उसे वापस अपने साथ ऑफिस ले आए। यहाँ पर आने वाले लैला, मैंने तुम्हें बताया था ना यारम के कैप्टन का फ़ैसला नहीं हो पा रहा, तो तुम्हें भी सिग्नेचर और फिंगरप्रिंट्स देने होंगे ताकि सारा मामला क्लियर हो जाए। उसे बेवकूफ़ बनाने का कोई फ़ायदा नहीं था, तो प्लीज़ मूड ऑफ मत करो। ये सब कुछ ज़रूरी है तुम्हारे लिए भी और हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए भी। अगर वो सिग्नेचर और फिंगरप्रिंट्स मांग ही रहे हैं तो दे दें उन्हें। बस एक छोटा सा है, उसका जैसे सामने बैठा रगाओ उसके जैसे खून खौल उठा था। वो उसे देखकर रगाओ से इतनी नफरत महसूस कर रही थी कि वो बयान भी नहीं कर सकती। नफरत तो खिज़र से भी थी, लेकिन वो नाकाबिले बयान थी। वो कुछ सोचते हुए आगे आई। तुम यहाँ उसे लेकर आए हो। आज तो हम मासूमा को लाने वाले थे ना कुछ सुलझा कर, तो हमने सोचा पहले लैला से काम करवा लेता हूँ। चलो जल्दी करो, लैला फिंगरप्रिंट्स करने, उसके बाद इन पेपर्स पर सिग्नेचर करते हैं। बहुत लंबा काम नहीं है। हमारी टीम के जितने भी लोग हैं उस सबको चेक करने के बाद हमें शायद सऊदीया जाना पड़े। इससे भी थोड़े इशारे उसके साथ बता चुका था। उनका अगला शिकत दरा किया रोयाम पर है। रोयाम वो तो बच्चा है ना, इन सब चीज़ों में कैसे शामिल कर सकता है? खिज़र यारम इतना बेवकूफ़ हरगिज़ नहीं है। वो अपने लिए किसी भी काम के लिए रोयाम को कैप्टन बनाएगा। वो उसे देखते हुए समझाने लगी, जबकि उसे हल्का सा देख के गाल थपथपा गया था। मैं जानता हूँ, तुम जानते हो जिस इंसान पर हम शक नहीं कर सकते, यारम इसी चीज़ को अव्वल रख पर खड़ा कर देता है। वो यारम की जानत को गलत अंदाज में देख रहा था। वो समझ रही थी वो एक बच्चे को लेकर ऐसे सोच सकता है। लैला के वहमो गुमान भी नहीं था, और अगर रोयाम को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा तो ठीक नहीं होगा। बेहतर है इससे दूर रहो। इसका इन सब चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। वो बच्चा है, वो तो समझता नहीं है इन सब चीज़ों को। दरक और परी बहुत मुश्किल से इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार कर रहे हैं कि इसके वालिद नहीं रहे, अब तो वालिदैन नहीं रहे। तुम इसे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना। खिज़र को वो समझा रही थी, जबकि खिज़र सिर्फ सर हामी लाते हुए सामने काउंटर पर उसका हाथ रख गया था। अपना बायोमेट्रिक करो, वो उसे देखते हुए कह रहा। तो लैला ने सर हामी लाते हुए उसके मुताबिक काम करने लगी। सिग्नेचर करते हुए सिग्नेचर मिलाने की कोशिश की, लेकिन सामने स्क्रीन पर मुसलसल एरर लिखा हुआ आ रहा था। फिर यारम का कोड। तुम यारम के लॉकर को हैक कर सकती हो, इसके लिए तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। वो छुरी उठाओ और मेरे शोहर को मार दो, मेरे बच्चों को मारो, फिर मेरा कत्ल कर दो। यकीन करो रगाओ, लैला की ज़िंदगी पर रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे यहाँ बिठाओ, मेरी ज़बान काटो, मेरे नाखून उखाड़ो, मेरे जिस्म का एक एक हिस्सा अलग कर दो, लेकिन लैला का सोचना भी मत कि वो लैला इस दुनिया को हैक करेगी। यारम काज़मी की इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं देगी। मुझे ब्लैकमेल करने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है। यकीन करो, मेरी बेटियों से इतनी मोहब्बत है, ना ही शौहर से। सो इन शॉर्ट मेरी कोई कमज़ोरी है ही नहीं। ना तो मुझे अपनी ज़िंदगी से प्यार है, और ना ही अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसे इंसान से इतनी मोहब्बत है कि इसकी वजह से मजबूर हो जाऊँ। उम्मे लैला की कोई कमज़ोरी नहीं है, वो पुरसकून अंदाज में कहती कमरे से निकल गई, जबकि खिज़र ने सामने रगाव को देखा था। रगाव, मेरी बात सुनो, बहुत मुश्किल से उसे अपनी लाइफ को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सच है, लैला को कोई मजबूर नहीं कर सकता। उसके लिए सिर्फ यारम काज़मी अहम था, और यारम काज़मी नहीं रहा तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया जीती है या मरती है, या उसकी कोख से जन्म लेने वाली औलाद से भी उसे इतनी मोहब्बत नहीं थी कि कोई उसे उसके औलाद के नाम पे ब्लैकमेल कर सके। तो इसलिए इस तरह की कोई सोच पालना भी मत। तुम लैला को ब्लैकमेल कर सकते हो, इन सब मामलों से उसे दूर ही रहने दो। उसे समझाते हुए कमरे से निकल गया, जबकि रगाव ने गुस्से से बंद दरवाजे को देखा। गाइस, ये थी आज की एपिसोड। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत बहुत पसंद आई होगी। तो अगले पार्ट के लिए आपको क्या करना होगा? अगले पार्ट के लिए आपको सिर्फ ये करना होगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और टारगेट तो कोई इतना ख़ास नहीं है, लेकिन यही टारगेट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, और वॉइस ओवर इंशाल्लाह आते रहेंगे। लेकिन इसके लिए आप के भी ताउन की मुझे बहुत बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। चलें जी, अपना ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।